नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी का अगला क्लास। अब बायोलॉजी आपके अंतिम दौर में आ चुकी है। अब कुछ ही विशेष छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उनके पश्चात आपका बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बायोलॉजी जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर हम चालू करेंगे कोई भी दूसरा सब्जेक्ट। जैसा आप लोग जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे उसके बारे में आप मैसेज कर दीजिएगा कि फिजिक्स पढ़ना है आपको या केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको जो मुझसे पढ़ना हो उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। फिर जो आप चाहेंगे मैं वही पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर मैं तो सबको ऐसे क्रमबद्ध तरीके से तीनों पढ़ाना ही है मुझे। ठीक है सर। वैसे मैं बता दूं कि बहुत सारा एनालाइज़र आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन कर रहा है, और चाहे कि एनालाइज़र चलिए सब बात में करेंगे। तो बायोलॉजी में आपका जो आज का क्लास है वो आप हम देखेंगे। लास्ट क्लास आप ह्यूमन रिप्रोडक्टरी सिस्टम पढ़े थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका था। पूरे अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ हम उस कोर्स को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, हाँ सर। तो आज का जो टॉपिक जिसमें आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सर एंडोक्राइन सिस्टम, सर अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथियां, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक, आपको पढ़ना है। ये आपको बार बार जिक्र किया कि अंतःस्रावी क्या होता है, बहिस्रावी क्या होता है। तो चलिए वो बताऊं मैं। सर स्रावी ग्रंथियां दो होते हैं सर, स्रावी ग्रंथियां। ठीक, स्रावी ग्रंथियां, सर स्रावी तंत्र दो हिस्से में बटा होता है सर आपका। सर एक है आपका एंडोक्राइन, सर दूसरा आपका सर एक्सोक्राइन। दोस्त, एक्सोक्राइन। सर एक्सो मने एग्जिट, सर एंडो मने अंदर, एंडो मने अंदर, एग्जिट मने बाहर। सर किसके बाहर? सर अंदर बाहर किसके? रक्त नलिका के, रक्त के अंदर, रक्त के बाहर। अर्थात जो रक्त के अंदर सर किसी चीज़ का स्राव कर रही हैं, मतलब कोई ना कोई चीज़ उसमें डाल रही हैं, स्राव कर रही हैं सर, सीक्रेट कर रही हैं। सिक्रेटरी सिस्टम, दो प्रकार का सेक्रेटरी सिस्टम होते हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम, एक आपका एक्सोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नाम पे। हाँ सर, अंतःस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, और दूसरा आपका है एक्सोक्राइन, बोले तो बहिर्स्रावी तंत्र, बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक, हाँ सर। सर किसके एक्सो से एग्जिट, एंडो से अंदर। ठीक है सर। सर किसके अंदर? सर रक्त के अंदर, रक्त के बाहर। अर्थात कोई चीज़ अपना जो स्राव है, सिक्रेशन है, वो रक्त के अंदर करे तो एंडो से अंदर, और रक्त के बाहर करे एक्सो मैंने एग्जिट, एग्जिट से बाहर करे तो एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन सिस्टम में आप पढ़े थे सर, जैसा कोई भी चीज़, आपको दोनों में थोड़ा डिफरेंस बता दूं। ऐसा कोई भी चीज़ जो किसी न किसी रस का स्राव करती है, सिगरेट करती है, किसी न किसी रस का या जूस का श्रावण करती है, या जूस का या रस का स्राव करती है, सिगरेट करती है, वो आपका हो जाएगा एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन, ये भी किसी न किसी रस का स्राव करेगी, मगर उसको आप बोलते हैं हार्मोन। तो जो आपके हार्मोन्स का, जबकि हार्मोन्स का स्राव करती है, सिक्रेट करती है, वो एंडोक्राइन है। जो आपके रस का या जूस का स्राव करती है वो आपका एक्सोक्राइन। आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये सब चीज़ें, फिर भी यहाँ भाई टॉपिक है तो शुरू से बताना मेरा फ़र्ज़, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है सर, आइए। सर जूस में क्या आता है सर आपका? सर जूस जैसे मानिए आपका जूस में आता है सर आपका, सर बाइल जूस, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ सर, पित्त रस। हाँ सर, पित्त और रस लिखे हैं, पित्त रस, तो रस लिखे हैं सर और जूस लिखे हैं। ठीक है सर। फिर देखिए इसी में सर आपका पैंक्रियाटिक जूस, या आपका अग्नाशयी रस,
अर्थात जो अंग जो ऑर्गन आपके किसी न किसी रस का जूस का निर्माण करे वो सब आपके एक्सोक्राइन या बहिस्त्रावी ग्रंथि हो जाएंगे या आपके एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, वो अंग हो जाएंगे, ऑर्गन हो जाएंगे। और जो आपके किसी न किसी हार्मोन्स का सिक्रेशन करें वो सब आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे, वो आपके एंडोक्राइन ऑर्गन हो जाएंगे। सर बताइए बाइल जूस का ऑर्गन कहाँ से होता है? सर बाइल जूस में दो हिस्सा है सर बाइल जूस का सर निर्माण जो होता है सर निर्माण वो सर आपके यकृत में या लीवर में होता है, जैसे पढ़ाया इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। मगर सर इसका जो स्टोरेज है ना सर, स्टोरेज माने संग्रहण सर वो आपका पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में होता है सर। ठीक, तो बाइल उसको बनाता कौन है सर? यकृत या लीवर निर्माण करता है और जमा होता है आपके पित्ताशय में, अर्थात लीवर आपका क्या होगा सर? लीवर एक प्रकार का एक्सोक्राइन ऑर्गन हो गया, बहिस्त्रावी अंग हो गया। हाँ सर। सर फिर पैंक्रियाटिक जूस अग्नाशय इस नाम से क्लियर है, ये निकलता है आपके पैंक्रियास से, अग्नाशय से निकलता है सर। तो इसलिए अग्नाशय से निकलने वाला जूस है, अग्नाशय से निकलने वाला रस है, इसलिए इसे अग्नाशयी रस कहते हैं। और सर ये आपको पता है दोनों आपके पाचन में मदद कर रहे थे, है ना? हाँ सर। आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे तो वहाँ इन दोनों जूस का आप बारे में जानकारी लिए थे। और वहीं आप देखे थे कि पैंक्रियास सर जैसे एक बहिस्त्रावी की तरह काम कर रहा है, जूस निकाल रहा है, वैसे पैंक्रियास से आपके हार्मोन्स भी निकलते हैं। जैसे आपके इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। हाँ सर, इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा कम करता है, ग्लूकागॉन रक्त की मात्रा मैंने ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ाता है और ये कम करता है, अर्थात दोनों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सर तो हार्मोन्स तो मगर आपका एंडोक्राइन छोड़ता था और अब तक कि अग्नाशय जो है एक्सोक्राइन छोड़ रहा है, अर्थात अग्नाशय या पैंक्रियास जो है आपका ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है, ये एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये रस भी छोड़ रहा है और हार्मोन्स भी छोड़ रहा है। अर्थात इसीलिए पैंक्रियास आपका मिक्स्ड या आपका मिश्रित ग्रंथि है। तो कहीं पूछे देख कौन सा ऐसा अंग है जो आपका मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है तो आपका अग्नाशय हो जाएगा, मिश्रित ग्रंथि है तो आपका अग्नाशय हो जाएगा। सबसे बड़ा एक्सोक्राइन अंग कौन सा है सर? वो आपका यकृत लीवर है, क्योंकि सर ये आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है ही अपने आप में। तो सबसे बड़ा अंग कौन है? तो सर यही है आपका स्किन को छोड़ करके सबसे बड़ा आपका सर बोलेगा फिर एक्सोक्राइन तो भी आपका लीवर ही रहेगा। हाँ सर, एक्सोक्राइन में लीवर सबसे बड़ा में, मिक्स्ड में पैंक्रियास। ठीक है सर, तो ये सर एक्सोक्राइन वाला काम खत्म हो गया, ये आप हमको बार बार पढ़ा चुके हो, यहाँ पर रिवीजन करवा दिए। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं। आइए फिर आपको एक बार सब डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुका हूँ, इसलिए ठीक। अब इसको पढ़िए ध्यान से। अ ग्लैंड दैट या ग्लैंड माने ग्रंथि दैट मेक्स सब्सटेंस सच एज स्वेट माने पसीना जो बना दे हमारा स्किन, सर बहिस्त्रावी ग्रंथि हो गया। सर जो टीयर्स बनाए आंसू बनाए अश्रु ग्रंथि है ना, तो आपका हो गया आंसू बनाने वाला ग्रंथि बहिस्त्रावी ग्रंथि हो गया। सर सलाइवा जो लार बन गया सर आपका बहिस्त्रावी ग्रंथि हो गया, हमारा सलाइवरी ग्लैंड बहिस्त्रावी ग्रंथि हो गया। सर हमारा ममेरी ग्लैंड जो जैसे माताओं का जिससे दूध बनता है वो सर आपका बहिस्त्रावी ग्लैंड हो गया। सर हमारा डाइजेस्टिव जूस जैसे कि आपका बाइल जूस, आपका पैंक्रियाटिक जूस, सर ये हमारा जितना भी पाचन में मदद करने वाला जूस है, गैस्ट्रिक जूस, वो सब आपका सर जहाँ से निकलते हैं आपके सर एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम हो गए। सर आपके सब एक्सोक्राइन ना, अगर एंडोक्राइन बोलाऊंगा तो स्वेट आपका एक्सोक्राइन मैंने स्किन से निकलता है तो एक्सोक्राइन ऑर्गन, टीयर्स आंसू से निकलता है तो अश्रु ग्रंथि जो है आपका वो एक्सोक्राइन ग्रंथि है, ग्लैंड है। सलाइवा लार आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दूध निकलने वाली ग्रंथि ग्लैंड आपका एक्सोक्राइन है, डाइजेस्टिव जूस पाचक जूस जो निकलता है आपका वो सब एक्सोक्राइन है। सर रिलीजेस देम थ्रू अ डक्ट और ओपनिंग टू अ बॉडी सरफेस। सर इनके पास कोई ना कोई विशेष बात के पास कोई ना कोई डक्ट होगा और उनका उस डक्ट का ओपनिंग टू अ बॉडी सरफेस पे होगा, अर्थात सर जिस सिस्टम में आपका इतना समझ गया ना? हाँ सर, चलिए जिस सिस्टम आपके इसमें एक्सोक्राइन के पास कोई ना कोई डक्ट होती है, नलिका होती है अपना अपना रस छोड़ने के लिए, इसलिए आप देखेंगे सर हाँ सर ये लीवर था, यहाँ सर आपका गॉल ब्लैडर पित्ताशय था, यहाँ सर पित्त रस निकलने के लिए एक नलिका थी जो जा करके
ड्यूडेनम वाले हिस्से में आपका पित्त रस छोड़ती थी। हाँ सर। सर वैसे आपका पैंक्रियास था सर, ऐसा पैंक्रियास पत्ती जैसा, इसके अंदर से एक नलिका आती थी, यहाँ से आपको पित्त रस की नलिका आती थी और दोनों आकर के आपके ड्यूडेनम वाले हिस्से में अपना अपना जूस छोड़ते थे। तो इनके पास एक डक्ट होता है, नलिका होती है, और डक्ट नलिका के माध्यम से डायरेक्ट सरफेस पे, ऑर्गन के सरफेस पे अपना रस छोड़ते हैं। सर ये कहाँ छोड़े सर? सरफेस पे, ऑर्गन पे, अंग पे अपना रस छोड़े। जैसे लार हमारे जीभ वाले ऑर्गन पे सीधा अपना रस छोड़ता है, लार। हाँ सर। तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि भी एक एक्सोक्राइन हो गया। हाँ सर। और जो एंडोक्राइन होता है इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है सर। डक्ट इनके पास कोई नलिका नहीं होती है अपना रस छोड़ने के लिए। तो फिर ये अपना रस छोड़ेंगे कैसे, इस शरीर में काम करवाएंगे कैसे? तो इसके लिए दोस्त इनके पास होता है कि जो भी अपना रस निकालते हैं, जो हार्मोन निकालते हैं, रस कहने का मतलब हार्मोन जो अपने अंदर से निकालते हैं, वो सीधा सीधा मिला देते हैं आपके ब्लड में, रक्त में। क्योंकि रक्त के ब्लड में, रक्त के अंदर अपना डाल दिए, इसलिए रक्त के अंदर अपना हार्मोन सीधा डाल दिए, इसलिए अंदर डाले, किसके? रक्त के अंदर डाले, इसलिए एंडोक्राइन, अ से अंदर से एंडोक्राइन। और रक्त के बाहर डाले, ऑर्गन पे डाले, इसलिए रक्त के बाहर डाले, इसलिए एक्सोक्राइन। इनके पास नलिका होगी क्योंकि इनको बाहर रस डालना है, तो इसलिए खून के अंदर अपना रस डालते हैं, तो इसलिए इनको नलिका का जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि सभी अंगों तक आपकी जो ब्लड कैपिलरी है वो पहुंची रहती है। तो मान लीजिए अगर ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है तो यहाँ तक इसकी पूरी केशिका से फैली होगी। तो हाँ सर, ये रक्त केशिकाएँ फैली हैं, ब्लड कैपिलरी फैली हुई हैं, तो अपना रस सीधा इस ब्लड कैपिलरी से रक्त में डाल देंगे और उसके माध्यम से इस ब्लड कैपिलरी से आपके वेंस से या आपका आर्टरी से, मतलब धमनी से और शिरा से शरीर के सभी अंगों तक इसका हार्मोन पहुंच जाएगा और जो काम करवाना है वो हार्मोन वो काम करवा लेगा। चलिए यहाँ पे आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का तो पूरा जानकारी हो गया। एक बार आपको एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। आपका चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोक्राइन सिस्टम, याद रखेंगे। तो एक्सोक्राइन का आपको मैं बस इतना जानकारी दे दूं। एंडोक्राइन का ज़्यादा दिखाता है अच्छे से। तो इस पहले होती है, हाँ सर, यहाँ जो पैंक्रियाज अग्नाशय है, क्योंकि हार्मोन्स छोड़ता है, अर्थात इसका अध्ययन सर हमको एंडोक्राइन में भी करना पड़ेगा। आप एक्सोक्राइन में तो इसका रस बता दिए थे, मगर दोस्त मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका हार्मोन वाला भी चैप्टर पढ़ा दिया था ताकि आपका पैंक्रियाज पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आपका एंडोक्राइन में आता जरूर है पैंक्रियाज, मगर इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक? हाँ सर। चलिए, ये थोड़ा क्लियर नहीं है इसका इमेज, और इमेज देखने की कोशिश करते हैं। एक्सोक्राइन का लिस्ट नहीं मिल रहा है, वैसे तो आपको सब बता ही दिया मैं। चलिए यहाँ छोड़ दीजिए, नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सर आपका जो स्वेट निकलने आता है, अर्थात आपकी स्किन जो है, आपका जो स्किन है शरीर से बाहर है, बाहर मन बहिस्त्रावी, अर्थात आपका स्वेट ग्लैंड जो होगा, पसीने वाली ग्रंथि जो होगी, वो आपका सर एक्सोक्राइन है। सर आपका टीयर्स अश्रु ग्रंथि, टीयर्स ग्लैंड आपका एक्सोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। आपका लार ग्रंथि एक्सोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। आपका जो मिल्क प्रोड्यूस करता है मेमोरी ग्लैंड, आपका दूध वाला जो ग्रंथि है, जिससे माताओं में दूध पैदा होता है बच्चों को पिलाने के लिए, वो आपका एक्सोक्राइन का हिस्सा है, क्योंकि वो शरीर से बाहर पिला रहे हैं। हाँ सर। सर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव जूस, जैसे कि आपका जठर रस, ये जैसे आपका पित्त रस, आपका अग्नाशयी रस, ये सब आपका डाइजेस्टिव जूसेस हैं, तो ये आपके एक्सोक्राइन के ऑर्गन हो जाएंगे। सर आपका रिलीजेस दैम थ्रू अ डक्ट, इनके पास एक नलिका होती है ओपनिंग के लिए। चलिए, तो आपको पता चल गया कि सर एक्सोक्राइन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, आपको पता चल गया। हाँ सर, क्लियर हो गया सर। चलिए, तो आपको एक्सोक्राइन का तो मैं पूरा ऑर्गन पढ़ा ही चुका था। आपको मैं स्किन बताया सर पसीना निकालता है, आपको मैं लार ग्रंथि पढ़ा चुका हूँ कि सर यहाँ पे 3 प्रकार के लार ग्रंथि पाए जाते हैं, कान के नीचे, कि यहाँ पर एक नीचे में। हाँ सर, मैंडिबुलर मैक्सिमम सब आप पढ़ चुके हैं, सब चीज़ छोड़ दीजिए।
फिर आप यहाँ पाचक रस यकृत पढ़ चुके हैं, आप अग्नाशय पढ़ चुके हैं, वो सब आप पढ़ चुके हैं। अर्थात हम अग्नाशयी रस, अर्थात हम आपका जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, ये तो हम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला हिस्सा जब हम पढ़ रहे थे तो इनमें से सभी अंगों के बारे में हम जानकारी ले चुके थे। सर अब हमको जो पढ़ना है मेन, जिसको हमको नहीं जानते हैं, वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें भी कुछ कुछ चीज़ों की जानकारी मैं आपको जब न्यूरोलॉजिस्ट वाला मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था, तंत्रिका तंत्र, तब वहाँ दिया था। जब ब्रेन पढ़ा रहा था कि वहाँ कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, आपको खुशी अनुभव होता है, फील मस्त मस्त, मतलब किससे आपको डिप्रेशन इतना सब दूर हो जाते हैं, है ना। तो माता जब अपने बच्चे को देखती है तो उसको कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ऑक्सीटोसिन। जब एक आप अपने पार्टनर को देखते हैं तो आपको कौन सा उसके प्रति जो प्यार का फीलिंग आप बोलते हो, किस हार्मोन के साथ है, ऑक्सीटोसिन। इसलिए ऑक्सीटोसिन को आपका लव हार्मोन बोलते हैं। तो देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, कहाँ के स्टोर होता है, और निकलता है और स्टोर होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है तो आदमी कंफ्यूज जाता है कि उसका निर्माण कहाँ से होता है। और दोनों ऑप्शन दे दिया तो क्या लेना है, नहीं दिया एक ऑप्शन दिया तो कौन सा लेना है, दोनों सही ऑप्शन कौन है, सो हम देखेंगे। फिर पर एंडोर्फिन, सर एंडोर्फिन जो था सर, हमको स्ट्रेस से, टेंशन से, हमारे स्ट्रेस का, टेंशन का अंत करता था, एंड करता था, इसलिए वो एंडोर्फिन था। वो एक हार्मोन है, वो दिमाग से निकलता है। ठीक है, हम सब हार्मोन आपको पढ़ा चुका हूँ सर, तो मैं आपको मतलब ब्रेन वाला, मगर हम पूरे बॉडी में, जैसे आप टेस्टोस्टेरोन देखें तो वो भी आपका इसी में आ जाएगा, एंडोक्राइन में आ जाएगा, क्योंकि ये भी सीधा रक्त में अपना हार्मोन छोड़ता है। तो अब जहाँ भी हार्मोन शब्द सुने हैं वो सब आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम में आएगा। और एंडोक्राइन सिस्टम हम पूरे बॉडी में जानेंगे कि कहाँ कहाँ आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। तो आइए, आपका सब चीज़ का टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो टाइम वेस्ट नहीं, पूरा यूज ही किए हम लोग। आपको ये पूरे एक चीज़ में डिफरेंस बताना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन बनता है हर एक लाइन से, किसके पास डक्ट होती है तो एक्सोक्राइन के पास, किसके पास डक्ट नलिका नहीं होती है तो एंडोक्राइन के पास, कौन रस या जूस छोड़ता है तो एक्सोक्राइन, कौन हार्मोन्स छोड़ता है तो एंडोक्राइन, कौन सीधा ब्लड में अपना रस का स्राव करता है, सीधा ब्लड में डालता है तो एंडोक्राइन, कोई ब्लड में नहीं, नलिका के माध्यम से सरफेस पे, स्किन पे छोड़ती है तो आपका एक्सोक्राइन। कौन सा आपका मिक्स्ड ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का व्यवहार करता है, अग्नाशय या पैंक्रियाज। कौन कौन सा आपका एक्सोक्राइन सिस्टम है, तो आपको पूरा लिस्ट बता दिया, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दूध ग्रंथि, है ना, आपका यकृत आपका हो गया, अग्नाशय हो गया, ये सब चीज़। ठीक, हाँ सर, स्किन जो हो गया आपका, हाँ सर। चलिए, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन सिस्टम इंटरनल बॉडी का, एक्सटर्नल बॉडी का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन, बाहरी बॉडी का सबसे, पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ऑर्गन कौन सा है, तो हमारा स्किन है, त्वचा है। ये क्वेश्चन बनता है, बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ऑर्गन कौन सा है, अंग कौन सा है, तो है हमारा स्किन, ह्यूमन स्किन, क्योंकि पूरे शरीर में फैला है तो इससे बहुत बड़ा है। हाँ सर। अब बोले कि आंतरिक, इंटरनल बॉडी का, ऐसा मेंशन कर दिया, इंटरनल आंतरिक बॉडी का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ऑर्गन कौन सा है, तो सर आपका यकृत या लीवर है, आपको बता चुका मैं। हाँ सर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है भी, 5 से 10 मिनट में आपका तो यहाँ पे गुजर गए आपके सामने से। अब आप इससे कोई निकलने वाले क्वेश्चन को समझ के रखिएगा। तो हमारा जो चैप्टर पढ़ना है वो हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक, हाँ सर। इसके बारे में कुछ विशेषता तो आप जान चुके हैं, सीधा सीधा। सर पहली बात, सर इनके पास नलिका या आपका डक्ट नहीं होता है, सीधा आपके रक्त या ब्लड में अपना स्राव या सिक्रेट करती हैं अपना हार्मोन्स, ठीक है। इनसे जो रस निकलता है उसे आप हार्मोन्स बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। इनसे निकलने वाले रस को आप हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक, हाँ सर। चलिए, तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी तो मिली गई। अब देखते हैं कि कौन कौन से आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा ऑर्गन है जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। तो आइए, आपको पता है कि हमारे पढ़ाने और पढ़ने का तरीका ही बहुत अलग है, हम लोग बहुत अलग तरीके से किसी चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक, चलिए भैया, ठीक है कि मैं पूरा वायरमैन बन जाता हूँ, इतना सारा वायर है ना, तो वायरमैन बन जाता हूँ, तारों को संभालना पड़ता है। अगर आप लोग परमिशन दे थोड़ा पानी पी लूँ, गला पूरा सूख गया है, दर्द दे रहा है।
चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं सर एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र आपको पढ़ना है, ठीक। हाँ सर, हमको पढ़ना है अंतःस्रावी तंत्र। तो ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो किसी नलिका के माध्यम से अपना हार्मोन या रस सीधा ब्लड में डाल दे, वही आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। जो किसी नलिका बिना किसी नलिका के अपना जो हार्मोन या रस है वो सीधा ब्लड में डाले, तो उनको सीधा क्या कहेंगे सर? आपका अंतःस्रावी सिस्टम कहेंगे, ठीक। हाँ सर, चलिए आइए आपको दिखा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में कितने आपके एंडोक्राइन सिस्टम हैं। तो चलिए लिखिए, एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए, ये चित्र आपके लिए काफ़ी है। इस एक चित्र से आपको पहले तो यही लिस्ट मिल गया कि आपके बॉडी की कौन कौन सा जो हिस्सा है, अंग है, ऑर्गन है, जो कि आपका एंडोक्राइन की तरह व्यवहार करता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए, चित्र को मैं इधर लगा रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ। पहले तो आप इसमें नाम याद रखेंगे कि कौन कौन सा आपके बॉडी में एंडोक्राइन ऑर्गन है, ठीक। हाँ सर, याद रखेंगे सर हम। चलो दोस्त, देख लो आपको क्लियर विजुअल है या नहीं, तो आपको फिर बताना चालू करूँगा। तो ध्यान से देखिए, उसका सबका नाम मेंशन है आपको। हाँ सर, आपको क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं चेक कर लिया हूँ दोस्तों। चलो, अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम, जितने हार्मोन्स हैं, उसमें सबसे पहले आप आइए, सब शरीर में ऊपर से नीचे की ओर गमन करेंगे। सबसे पहले आपको सिर में आते हैं, सिर के अंदर हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हम आते हैं। ब्रेन में आपका 3 हिस्सा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा था आपका, उसमें पढ़े थे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। सर हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि से 3 चीज़ पढ़े थे जो कि आपके फोर ब्रेन का हिस्सा था। तो देखिए, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि मानी पिट्यूटरी ग्लैंड, और आपका पीनियल ग्लैंड। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो तीनों आपका सर में 3 आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंग है या एंडोक्राइन ऑर्गन है। समझ गया बात? हाँ सर। कौन कौन से? सर हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, या आपका पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि, ठीक। उसको काटते हैं, सर काट के अलग कर दिए। अब आगे बारी सर गले का। सर गले में आपका, देखिए गले में आपका सर का बारी खत्म हो गया। हाँ सर। आइए गले में, सर गले में आपका ये दिख रहा है, स्ट्रक्चर कैसे है, ये क्वेश्चन बनता है सर। इसके स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा 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 ऐसा, एच जैसा स्ट्रक्चर, ये आपका एच जैसा बोले या तितली जैसा बोले, तितली जैसा स्ट्रक्चर किसका है? तो याद रखेंगे एच जैसा का, एच आकार का कौन सा क्वेश्चन बनता है? एच आकार का कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम है? तो आपका थायराइड ग्रंथि। तो एच आकार का बोले, तितली आकार का बोले, बटरफ्लाई शेप का बोले तो थायराइड ग्रंथि है। और उसी के बाद थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्रंथि है, मान लीजिए आपको दिख रहा है, ऐसा करके समझा दूं मैं सर, जब ऐसा करके दिख रहा है वहां पर, ये आपका थायराइड ग्लैंड, इसको बड़ा करके दिखा दिया मैं। इस अंग को देखेंगे ध्यान से, देखिए ऐसी है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ सर, ये ऐसे जैसा भी दिख रहा है सर हमको, इसी में आप हैप्पी बर्थडे से लिखते हैं ना। हाँ, आप हाँ HAPPY हैप्पी हो जाएगा। तो हाँ, एच जैसा स्ट्रक्चर है। तो पर ये क्वेश्चन बन गया, तो ये क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर हो गया। सर तितली जैसा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से ऐसा करके, हाँ तितली जैसा भी बन जाएगा ये। तो हाँ सर, तितली जैसा भी स्ट्रक्चर किसका है? सर आपको हो गया थायराइड ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्रंथि का। सर इस थायराइड को मान लीजिए आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा। अब इसी को मैं ऐसे घुमा के उल्टा करूँ, तो जब उल्टा करूँगा मैं, तो मान लीजिए इसको घुमाया मैं और उल्टा कर दिया, तो उल्टा किया तो अब इसके
आप ऐसे दिख रहे हैं, इसको ऐसा है, ये इसको घुमा के से उल्टा करूँगा तो चलिए इसको उल्टा कर रहा हूँ, उसको अलग कलर से बना दे रहा हूँ मैं, ठीक। या उसी को उल्टा करूँ तब भी ऐसे दिखेगा आकार, उसी का मैं कर लेता हूँ एक काम। इसका कॉपी, मान इसको उल्टा करके मैं आपके सामने वैसे रख दिया, तो हाँ सर अभी उल्टा करके ऐसे दिख रहा है आपका, समझिए आप। हाँ सर, तो इसकी यहीं पे आपके ऐसे 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 4 छोटे छोटे दाने होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। और ये जो छोटे छोटे दाने हैं ये आपके हो जाएंगे पैरा थायराइड ग्रंथि, ठीक। सर ये आपका थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, ये आपका हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि, ये आपका पैरा थायराइड ग्लैंड। पहले आप अंगों का नाम कर जानिए। हाँ सर, सर के हम हिस्से को जान गए, सर के बाद हम इस गले वाले हिस्से को जाने, सर के बाद हम इस गले वाले हिस्से को जाने, सर को हम जान गए। सर आपका सर में 3 है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल, तो 1 H 2 P। हाँ सर, गले में सर आपका यहाँ भी 2 पढ़ना है, या 3 पढ़ना है, गले में 2 पढ़ना है सर आपका, थायराइड और एक पैराथायराइड सर ग्लैंड या ग्रंथि, तो आगे थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि, तो गले में 2 देख लिए सर। थायराइड क्या है, उसी थायराइड के पीछे हिस्से में 4 छोटे छोटे दाने हो, आपको पैराथायराइड हो गया, ठीक है सर। सर उसी जैसे हम नीचे आएंगे, अब गले सर का काम खत्म, गले का काम खत्म, आप थोड़ा नीचे आइए सर, नीचे आएंगे तो छाती वाला हिस्सा आएगा सर। छाती वाले हिस्से में आप देखेंगे, आप यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है छाती वाले हिस्से में। सर छाती वाले हिस्से में जो स्टर्नम बोन है या एक हड्डी पाई जाती है स्टर्नम बोन, जिसे आपको चेस्ट बोन बोलते हैं। हाँ सर, उस चेस्ट बोन के जस्ट पीछे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो पूछ लेगा ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि है जो कि आपके चेस्ट में पाई जाती है, पहला क्वेश्चन। जबकि चेस्ट कैविटी में पाई जाती है, पहला दूसरा क्वेश्चन। जबकि थोरैसिक कैविटी में पाई जाती है, तीसरा क्वेश्चन। जो आपके शरीर में जो है क्या बोलते हैं स्टर्नम बोन के पीछे पाई जाती है, चेस्ट बोन के पीछे पाई जाती है, 5 क्वेश्चन। ये सब आपका हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये आपका पीनियल, हिंदी में लिख देना है पीनियल ग्रंथि, ग्लैंड मने ग्रंथि होता है। ये आपका हाइपोथैलेमस है सर, हाइपोथैलेमस, इसलिए को एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि बार बार फिर आगे जाके नहीं लिखूंगा मैं। पिट्यूटरी मने आपका पीयूष ग्रंथि, ठीक। थायराइड पैराथायराइड यहाँ लिख ही चुका हूँ, हाँ सर। थाइमस का लिख दिया, ठीक है सर। अब उस थाइम फिर आपका छाती वाला हिस्सा खत्म हो गया, छाती से नीचे आइए, पेट वाले हिस्से में आप आ जाइए, जिसको पेट समझते हैं। चलिए सर, ये हमारे सर ये दिख रहा है सर, यहाँ पे ये सर ये पैंक्रियाज दिख रहा है सर। तो पैंक्रियाज बोले तो आपका अग्नाश है, ठीक है, आपका पैंक्रियाज। याज और ज लिखते हैं, पैंक्रियाज लिखते हैं, ठीक। उसको अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो ये आपको पता सर, मगर आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो इसमें से अग्नाशयी रस निकलता है उसका क्या काम है, इसमें से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, आपका ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। तो हम इसका ऑर्गन इसलिए बता दिए कि एंडोक्राइन भी आता है, क्योंकि यही आपका पैंक्रियाज जो ये आपका मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। और इसका पूरा जानकारी इसका एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी एंडोक्राइन प्रॉपर्टी दोनों आपको बता चुका हूँ मैं। हाँ सर, तो इसको हम पढ़ लिए हैं। हाँ सर, तो पूछे कौन सा ऐसा ग्रंथि है, ऑर्गन है जो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह व्यवहार करता है, तो पैंक्रियाज हो जाएगा, ठीक। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी है, तो आपको पैंक्रियाज हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। क्लियर सर, चलिए ये हो गया। हाँ सर, यहाँ देख रहे हैं आपकी ये किडनी है, वृक्क है, गुर्दा है। तो गुर्दा तो आप पढ़ चुके हैं। हाँ सर, गुर्दा नहीं, उसके जस्ट गुर्दे के जस्ट ऊपर, वृक्क के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है सर। रीनल आप सुने थे सर, रीनल जो नस यहाँ आता है सर, रीनल, तो किडनी में जो रक्त आता है रीनल के माध्यम, रीनल आर्टरी के माध्यम से आता है सर, और रीनल वेन के माध्यम से निकलता है। तो रीनल के ऐड है, मतलब उसके ऊपर है, उसे ऐड होकर के, तो रीनल के ऐड होकर के, या वृक्क को बोलते हैं आपका वृक्क, किडनी को बोलते हैं वृक्क,
और ये उसको ऊपर है, मतलब जो जिसके ऊपर हो उसका अधिकारी होगा, तो इसलिए हो जाएगा अधिकारी। तो अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल ग्लैंड बने अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक। तो एड्रिनल ग्लैंड बने अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक। तो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड आपके किडनी या वृक्क के जस्ट ऊपर पाया जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर ये। हाँ सर, हो गया, क्लियर हो गया। सर अब आपको पता है सर कि मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आप तुरंत तुरंत पढ़े हैं। तो महिला में सर आपका ओवरी होता है, वो भी आपका एंडोक्राइन है, और पुरुष में सर आपका जो टेस्टिकल होता है वो भी आपका एंडोक्राइन है। सर क्यों एंडोक्राइन बोल रहा हूँ आपका, एंडोक्राइन है क्योंकि उससे भी दोनों से हार्मोन निकलता है सर। सर यहाँ आपका टेस्टोस्टेरोन निकलता है सर, यहाँ टेस्टोस्टेरोन जब पढ़ाए थे जो कि आपका स्पर्म को बनने के लिए उत्तेजित करता है, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है पुरुष ग्रंथि से, और मादा ग्रंथि से आपकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन निकलते हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ से भी हार्मोन निकल रहे हैं, इसलिए आपका ओवरी भी एंडोक्राइन हो जाएगा। आपके टेस्टिकल्स बने वृषण, ओवरी बने आपका अंडाशय, अंडाशय और अंडाशय नहीं मतलब आपका ओवम, ओवम तो एग हो जाता है। ओवरी बने आप समझिए, ओवरी आपका जो है अंडाशय है वैसे भी, हाँ सर अंडाशय। तो ओवरी बने अंडाशय, ये भी आपका एंडोक्राइन है क्योंकि इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपका मेल वाले से टेस्टिकल से वृषण से, तो टेस्टिकल या वृषण से आपका टेस्टोस्टेरॉन निकलता है क्योंकि टेस्टिकल का नाम ही है से टेस्टिकल, से टेस्टोस्टेरॉन। तो हाँ सर ये भी आपका हिस्सा हो जाएगा किसका सर, आपके एंडोक्राइन का, ठीक। और प्लासेंटा जब आपका बच्चे का भोजन जो मादे का गर्भनाल, जो आप जानते हैं गर्भनाल जो मादा से पोषण बच्चे में पहुंचाता है, वो भी आपका एंडोक्राइन का काम करता है, मगर सिर्फ प्रेगनेंसी के समय इसका काम यूज होता है, इसलिए इसको नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं। बाकी ये भी आपका एंडोक्राइन के अंदर आता है। और फिर पूरे शरीर में आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पता चल गया कि कौन कौन सा ऑर्गन है जो कि आपका एंडोक्राइन ऑर्गन है दोस्त, समझ में आ गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिया कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है, मिक्स्ड ग्लैंड कौन आपका एच आकार का है, कौन आपके तितली आकार का है, थायराइड ग्रंथि, ठीक। थायराइड के पिछले हिस्से में कौन पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। थाइमस का भी एक विशेषता बता रहा हूँ लास्ट में आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन जो सुपरलेटिव क्वेश्चन होते हैं वो बता दूंगा मैं। सर थाइमस ये क्वेश्चन के बारे में बहुत सारा पूछता है, ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलप होती है और जैसे उम्र बढ़ता है वो संकुचित होती जाती है, छोटी होती जाती है और उम्र के बाद विलोपित हो जाती है, गायब हो जाती है या हमारी स्किन में घुल जाती है। तो याद रखेंगे वसी ग्रंथि जो गायब हो जाती है बोले तब भी, वसी ग्रंथि जो उम्र बढ़ती उम्र के साथ स्किन में ही घुल जाती है वो भी, जो बच्चों में ज़्यादा डेवलप होती है, बूढ़ों में बढ़ती उम्र के साथ बूढ़ों में बुजुर्गों में कम डेवलप होती है या गायब हो जाती है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे हुआ है आपका थाइमस थाइमस थाइमस। अर्थात थाइमस जो है बच्चों में डेवलप रहती है, जैसे जब बूढ़े होते जाएंगे और पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा और आपके धीरे एक समय के बाद अब जब उम्र बढ़ेगा तब आपकी स्किन में ही वो पूरा घुल जाएगा और वहाँ से वो गायब हो जाएगा। तो जो थाइमस ग्रंथि दिख रहा है ये यहाँ से बूढ़ों में या बुजुर्गों में नहीं पाया जाता है, ठीक। हाँ सर आइए सर, पीयूष ग्रंथि जो है इसको सर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, सर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि बताइए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो बोलेंगे आप पीयूष ग्रंथि को। ठीक है बेटे, इतना तो आप जान रहे होंगे, आप बहुत होशियार है, नहीं जान रहे तो जान गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप इसे 10% लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है सर। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्त इससे जो रस निकलता है वो जा करके दूसरे अंगों को एक्टिवेट करता है कि चलो अब तुम काम करो। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आपके रक्त में कैल्शियम का मात्रा बढ़ गया, तो कैल्शियम का मात्रा बढ़ता है तो उसको कौन कम करने का काम करता है, तो करता है आपके थायराइड मान लीजिए, ठीक। थायराइड करता है, हालांकि पढ़ेंगे हम आगे जाकर के। थायराइड आपका रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई तो उसको कम करेगा, मगर थायराइड अपने मन से काम नहीं करता। हमारे ब्लड से जो तंत्रिकाएं जुड़ी हुई, नर्वस जुड़ी हुई है, वो सिग्नल लेके जाती है कि इंसान के ब्लड में कैल्शियम का मात्रा बढ़ गया है। और इंसान का ब्लड में कैल्शियम का मात्रा कब बढ़ेगा, ध्यानपूर्वक समझिए, जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा तब बढ़ेगी
जब हमारे कैल्शियम हमारे हड्डियों द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, अर्थात अगर हड्डियाँ कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, उनका क्षरण हो जाएगा और आपकी हड्डियाँ आसानी से टूटने लायक हो जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी, आपको जॉइंट्स पेन होगा, दर्द होगा। इसलिए समझिए कि एब्जॉर्ब होना क्यों जरूरी है कैल्शियम। हाँ सर। चलिए, तो उसके बाद आप देखेंगे क्या सर, तो अब जो थायराइड ग्रंथि है ये कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, ठीक, तो उसको कम करने के लिए काम करेगा, ठीक, मगर ये अपने आप से काम नहीं करता। तो रक्त तंत्रिकाएं जो ब्लड से जुड़ी हुई हैं वो तुरंत सिग्नल लेती हैं कि रक्त में कैल्शियम मात्रा बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, लेके जाती है ऐसे दौड़ते 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 और लेके जाती है सिग्नल है आपके पास पीयूष ग्रंथि के पास कि भैया भैया पीयूष भैया खून में ना कैल्शियम की मात्रा बढ़ गया है, कंट्रोल कर दो। तो अरे यार चुप रहो, हम तो मास्टर आदमी हैं, ये काम तो हमारा स्टूडेंट कर देगा, लो जाओ ये चिट्ठी उसको दे देना। तो अपने में से रस छोड़ता है जिसको चिट्ठी बता रहा हूँ कि ब्लड वो चिट्ठी लेकर के जाता है, क्योंकि रक्त में डालकर अपना रस डालते हैं लोग, तो ब्लड वो चिट्ठी लेकर के जाता है और जाकर के थायराइड ग्रंथि को देता है। तो थायराइड ग्रंथि बोलता है अरे मास्टर जी का हुक्म है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दूसरों को एक्टिवेट करता है। तो जैसे उसका रस पीयूष ग्रंथि से निकला वो रस आपके थायराइड के पास आएगा, थायराइड आपका तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत जितने भी आपके ब्लड में कैल्शियम है उसको कम करने का मात्रा करेगा और आपको उसको एब्जॉर्ब करवाएगा हड्डी द्वारा। चलो एब्जॉर्ब करो अपना अपना सामान उठाओ, नहीं तो मैं फेंक दूंगा, तो बस ऐसे करके वो करता है, ठीक। फिर एक काम आता है सर, हड्डी में ब्लड में कैल्शियम मात्रा कम हो गया मतलब सर क्या, जरूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है और सर उतना आपकी ईटिंग में नहीं आ रहा है, खाने में नहीं आ रहा है, तो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है बॉडी से जनरेट करने का काम, मतलब समझिए। तो रक्त में अगर आपकी कैल्शियम मात्रा कम हो गया तो फिर तंत्रिकाएँ खून सिग्नल पहुँचाएंगी, ब्लड सिग्नल पहुँचाएगा पीयूष के पास, पीयूष ग्रंथि फिर एक रस छोड़ेगा, पीयूष ग्रंथि फिर एक रस छोड़ेगा, वो आएगा आपके पैराथायरॉइड के पास और बोलेगा बेटे रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो गया, उसको बढ़ाओ। तो जब बढ़ जाएगा तो उसको कम करेगा, ये कम करने का काम करता है थायराइड, आपके कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करेगा पैराथायरॉइड, कम कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है रक्त में, ब्लड में। मगर दोनों कंट्रोल किसके द्वारा हो रहे हैं, पीयूष ग्रंथि द्वारा। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को, ऐसे और बहुत सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, इसीलिए उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सब लोग लिखना छोड़, जिसे पढ़ते चले मजा आ जाएगा पूरा। आपको पता चलिए रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने और घटाने का काम किसका है, या नियंत्रण करने का काम किसका है, रेगुलेशन करने का काम किसका है, तो है आपका थायराइड या पैराथायरॉइड का, ठीक। हाँ सर, ये कम करेगा बड़े मान को और एक बढ़ाएगा कम हुए मान को, ठीक। हाँ सर, चलिए। तो आप पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि तो बोल दिए, मगर आप में से बहुत लोगों को बस सिर्फ एक्टिवेट करता है, कैसे करता है पता चल गया पूरा, हाथ से दिख गया सर आँख से पूरा। अब बताइए मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, अर्थात मास्टर का भी मास्टर ग्रंथि कौन है, अर्थात सबका मास्टर तो सर पीयूष ग्रंथि था, मगर पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर ग्रंथि कौन है, तो सर मास्टर हमारे गुरु हमेशा हमसे ऊपर बैठेंगे सर, हम नीचे बैठेंगे उनके चरणों में। तो भाई पीयूष ग्रंथि देखिए इन सब का गुरु है इसलिए ऊपर बैठा था, इन सब नीचे बैठे थे चरण में। हाँ सर। अब देखिए पीयूष ग्रंथि से ऊपर कौन बैठा है सर, पीयूष ग्रंथि से ऊपर सर आपका हाइपोथैलेमस बैठा है, अर्थात वो उसका गुरु है। अर्थात इस मास्टर का भी मास्टर ग्रंथि या सुपर मास्टर ग्रंथि या सुपर मास्टर ग्लैंड कौन है, ये क्वेश्चन बनता है। सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन है, तो है आपका हाइपोथैलेमस। सर क्यों, जैसे पीयूष ग्रंथि बाकी सब अंगों को एक्टिवेट कर रहा था अपना रस भेज के, वैसे ही हाइपोथैलेमस अपना रस भेज करके पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करता है। सुना है बात, ठीक है सर, मान गए सर। ऐसा हम लोग पढ़ते ना सर तो याद ही नहीं रखना पड़ता यार सर, गुरु के चरणों में बैठना है। देखिए इसके चरण में पीयूष ग्रंथि चरण में या थायराइड बैठा है, पीयूष ग्रंथि के चरण में थायराइड बैठा है, पैराथायराइड बैठा है, और पीयूष ग्रंथि किसके चरण में बैठा है, हाइपोथैलेमस के, तो वो इसका गुरु, ये इसका गुरु। वाह सर वाह, मान के गुरु, मान के, मज़ा आ गया, मज़ा आना चाहिए दोस्त। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जब तुम यहीं पे ही पूरा बता दिया, आपको यहीं से पूरा ज़्यादा कंप्लीट हो गया कि बताइए आपके टेस्टिकल से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपका सेक्स हार्मोन कहलाता है, जो कि आपका सेक्स उत्तेजक हार्मोन कहलाता है, प्रजनन में काम करता है, स्पर्म को बनाने के लिए एक्टिवेट करता है आपके अन्य सेल को, है ना। और टेस्टोस्टेरोन किससे निकलता है, तो सर वो आपका लीडिंग सेल से निकलता है, लीडिंग सेल से, लीडिंग कोशिकाओं से निकलता है, ठीक। हाँ सर।
जो महिलाएं हैं उसमें सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों आपके महिलाओं में सेक्स हार्मोन है। जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन है, और जहाँ से हार्मोन निकलेगा सब आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो जाएंगी, एंडोक्राइन सिस्टम हो जाएंगी, और अपना रस सीधा सीधा रस में ब्लड में छोड़ती हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा ये जानकारी मिल गया होगा। ठीक, तो चलिए, जानकारी मिल गया है तो मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूँ, तो थोड़ा साफ सुथरा आप लोगों को क्लियर रहे। सबका हिंदी इंग्लिश में यही लिख दिया हूँ दोस्त, तो बार बार नहीं लिखूंगा। अब बार बार हिंदी इंग्लिश मत रोना मेरे भाइयों और भाइयों की बहनों, मेरी बहनों भाई। चलिए, चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एंडोक्राइन इतने झटके भर में ही पूरा आंखें खुल गई होंगी कि वाह, ऐसे काम करता है और कितना ज़रूरी है कि कैल्शियम का मात्रा कंट्रोल कर रहा है, कोई हमारे सेक्स हार्मोन के रूप में काम कर रहा है, किसी को देख करके हमको अच्छा फील आ रहा है, हमको किसी के प्रति प्यार महसूस हो रहा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से हो रहा है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन बनाता है, कहाँ वो स्टोर होता है? जैसे पित्त रस बनाता तो यकृत है, मगर स्टोर आपके पित्ताशय में होता है। वैसे आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता कौन है और आपको कहाँ जमा होता है? तो बनाता हाइपोथैलेमस है, आगे पीयूष ग्रंथि में जमा होता है। मगर पीयूष ग्रंथि के दो हिस्से होते हैं, एक आपका अग्र वाला हिस्सा है, उसका पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला पोस्ट है पोस्टीरियर, तो एक आपका सामने वाला हिस्सा आगे वाला हिस्सा। ठीक है, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक, हाँ। तो आजकल क्वेश्चन ऐसा लगे, पीयूष ग्रंथि नहीं पूछेगा कि बताइए ये रस या ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि ये कौन से हिस्से से निकल रहा है? अग्र पीयूष ग्रंथि हिस्से से, पश्च पीयूष ग्रंथि से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, या आपका अग्र वाले कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा टर्म, हाँ, अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, ऐसे करके। तो दोस्त, अब क्वेश्चन लेवल उस स्तर तक पहुंच गया जहाँ आप लोगों का दिमाग पूरा झंझना जाएगा। या पीयूष ग्रंथि पढ़ के चल गया, पूछेगा अग्र पीयूष ग्रंथि की पश्च पीयूष ग्रंथि, आपका हालत खराब हो जाएगा। बताइए ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ जमा होता है? अग्र पीयूष ग्रंथि की पश्च पीयूष ग्रंथि, आपका हालत खराब। समझ रहे हैं बात को? तो आजकल क्लास का ट्रेंड ऐसा हो चुका है, तो आप उस आधार पर काम कीजिए ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक, चलिए भैया, तो काम करते हैं कि ना, देख लेता हूँ 1 मिनट में। ठीक, तो काम करता हूँ, जो सुपरलेटिव क्वेश्चन में सब बोला हूँ आप लोगों को, ठीक, वो आप लोगों को मैं सुपरलेटिव, सबसे छोटी पीयूष अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सर सबसे छोटी आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल। और सबसे बड़ी बोलेगी तो आपकी थायराइड होती है, थायराइड। याद रखेंगे? हाँ सर, सबसे बड़ी थायराइड, सबसे छोटी पीनियल। ठीक, हाँ सर। तो ऐसे जितने भी सुपरलेटिव क्वेश्चन है, जो सबसे पहले आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं उनको लिखवा देता हूँ, उसको हम इस बार अभी इस वाले वीडियो में पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इनका पूरा एक एक चीज़ का जानकारी हम क्रमबद्ध तरीके से लेंगे। तो चलिए पहले उसका ध्यान हम कर लें आप लोगों का। ये वो लिस्ट आपको एक बार पूरा दे देता हूँ, फिर किसका कैसे काम है वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा एक और वीडियो लेकर के। ठीक, चलिए, तो 2 वीडियो में आपका एंडोक्राइन सिस्टम पूरा खत्म, और साथ इसी वीडियो में खत्म हो चुका है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को, मेरा काम है लिख करके देना, इसलिए मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए आइए, तो लिखिए कि कुछ फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सर, एंडोक्राइन के, आपके एंडोक्राइन सिस्टम के, अंतःस्रावी तंत्र के, अंतःस्रावी तंत्र के। ठीक, हाँ सर। चल लिखते चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन सर बोलेगा आपसे कि मास्टर ग्लैंड, ये आपका मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अब लिखेंगे सर, वो कहते हैं आपका
पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि को सर आपको याद आ रहा है मुझे, तो गलती अपना मानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में सर वो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड दोनों एक ही ऐसे बोल दिया होगा नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, तो उसको आप मान लेंगे दोनों अलग अलग है, यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में आगे जब पढ़ाते जाता हूँ तो आपको सब क्लियर हो ही जाता है, मगर मेरा काम है भाई, मुझे लग रहा है वैसा कि अगर हुआ है तो आप ध्यान देंगे, अगर हुआ है तो दोनों अलग अलग है, आपको यहाँ पता चल गया है तो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक, देखिए अब सर सुपर मास्टर बोले, सुपर मास्टर ग्लैंड बोले, या आपका और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोले, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोले, ठीक। सुपर मास्टर ग्रंथि बोले, सुपर मास्टर ग्रंथि बोले, या आपका मास्टरों का मास्टर या मास्टरों का मास्टर या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि बोले, तो आप है दोस्त हाइपोथैलेमस, ठीक। हाइपोथैलेमस, ठीक, हाइपोथैलेमस। चिंता मत कीजिए आप लोगों, मैं आप लोगों को एक एक ऑर्गन का इमेज दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक। हाँ सर, चलिए बोले लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे एक्सोक्राइन में सर आपका स्किन था लार्जेस्ट में, ठीक। हाँ सर, वैसे ही वो भी एक्सटर्नल में भी था और ओवरऑल बॉडी में था। इंटरनल बोल देगा तो यकृत है आपका, ठीक। हाँ सर, तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एक आपको हो जाएगा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों साथ याद रखिएगा। एंड्रो हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, और आपकी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। सर सबसे बड़ी में अगर बोले कि सबसे बड़ी कौन, सब छोटी कौन, तो लिखिए दोनों को एक साथ। सर सबसे बड़ी बोले तो याद रखें सर, आपको मैं बता चुका हूँ सर, थायराइड सबसे बड़ी है सर, थायराइड ग्लैंड। और आपका सबसे छोटी जो है वो आपका है पीनियल ग्लैंड। हिंदी में भी यही है, इसका कोई अलग नाम नहीं है, थायराइड ग्रंथि और आपका पीनियल ग्रंथि, ठीक है। चलिए
ये सुपरलेटिव क्वेश्चंस है, इनसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आता है, आपको पहले ही पता चल जा रहा है। पसीना फिर से आ रहा था। चलिए, तो आप लोग सुपरलेटिव डिग्री में आधा देख चुके हैं, उसी में और दूसरा हिस्सा बता दूं मैं आपको, है ना। ये देखे थे आप लोग, इतना सारी चीज़ को आप ध्यान रखेंगे एक साथ। ठीक है सर, आइए आगे आते हैं। फिर यही पूछेगा आपसे कि बताइए तितली के आकार का तितली के आकार का ठीक है, तितली के आकार का या बटरफ्लाई शेप्ड या आपका एच आकार का एच शेप्ड कौन सा ग्रंथि है आकार की ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी है, उसका आंसर आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। हाँ सर, हम बताए हैं, वो है आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, आइए आपको दिखा के बताया था कि कैसे बटरफ्लाई था, बटरफ्लाई बना के दिखाया था कि सर ऐसे है, और सब बटरफ्लाई जैसे सर, ये देखिए बटरफ्लाई बन जाएगा, सर देखिए बटरफ्लाई बन गया। हाँ सर, ये थायराइड ग्रंथि है, और दूसरा आपका एच आकार का दिख रहा है। हाँ सर, एच आकार का, इसलिए बटरफ्लाई और दोनों आपका थायराइड दोनों इसमें आ जाता है। ठीक, बटरफ्लाई और एच आकार का। ठीक, हाँ सर, चलिए भैया लिखेंगे, अब सवाल बता रहा हूँ आपको, इसी में और इम्पोर्टेंट फैक्ट जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लिखेंगे सर इमरजेंसी डू और डाई सर आपका 3F। ठीक, 3F बोले तो फियर, फाइट और फ्लाइट। ठीक, और 4S 4S ठीक है। फोर एस का क्या क्या है फुल फॉर्म देख लेता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो लिखवा देता हूँ आप लोगों को। 4S ग्लैंड, 4S ग्लैंड तो एड्रिनल ग्लैंड उसका आंसर है, तो आप देख ही रहे हैं, मगर 4S का, चारों एस का फुल फॉर्म क्या क्या होता है वो देखना है मेरे को। तो उसे ही आपका 4S तो 3F कहते हैं, तो F तो लिखवा दिया मैं आपको। 4S का देखना है, 4S, हाँ ठीक है। शुगर, सॉल्ट,
शुगर, सॉल्ट, सेक्स और सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, लिखिए इस 4S का फुल फॉर्म। शुगर, शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर का पाचन, तो शुगर से एनर्जी मिलती है आपको। हाँ सर, शुगर मेटाबॉलिज्म। सर आपका सॉल्ट रिटेंशन, एज फॉर सॉल्ट रिटेंशन, मतलब लवण जो आपके ब्लड में है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी। छूटने कुछ भी नहीं दूंगा आप लोगों को, टेंशन उसलिए मत लीजिए। ठीक, और फिर ऐसे फिर आपका सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन में भी मदद करता है। और चौथा आपका हो जाएगा ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। सर एस का फुल फॉर्म है, ये एस माने शुगर, शुगर आपको मेटाबॉलिज्म, एक एस माने आपका सॉल्ट रिटेंशन, तीसरा एस माने सेक्स हार्मोन और चौथा एस मतलब आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाँ सर, 4S का फुल फॉर्म पता चल गया। 3F का फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो 4S हार्मोन, 3F हार्मोन, डू और डाई है आपका, डू और डाई, करो या मरो, और इमरजेंसी, जब आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो आपका जो ग्रंथि ये सब कहलाता है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक, हाँ सर, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए ऊपर में इसको रख देता हूँ यहाँ पर। चलिए तो ये सब जो है, ये सब मिल करके जो इमरजेंसी मतलब समझिए आपातकालीन, आपातकालीन, आपातकालीन ग्रंथि, डू और डाई मने करो या मरो, करो या मरो। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि या तो करो या मरो, जैसे मान लीजिए कि आप आदमी हैं, आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है, तो जैसे आपके पीछे कुत्ता दौड़ता है तो आपके शरीर में उस समय आप देखेंगे बहुत तेजी से आप दौड़ने लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि उस समय एड्रिनल ग्रंथि अपने उससे रस निकालता है, जिसको सब शरीर में अचानक से ताकत आ जाता है। हाँ सर। 3F जब आपको फियर में, जब आपको डर लग रहा है तब, जब किसी से लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं तो आपको अचानक बोलते हैं बहुत ताकत आ गया था भाई, तो लड़ रहे हैं तब। और जब फ्लाइट में भागना, लड़ झगड़ गए, फिर बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं तेज़ी से, अर्थात जब भी ऐसा क्रिया, जब आप शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो फियर, फाइट और फ्लाइट, ये हार्मोन भी आपका कहलाता है, यह ग्रंथि कहलाती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक, जब आपको डर लगे, आपको डर लगे, जब किसी से लड़ाई करो, जब आपको डर लगे, जब आप किसी से लड़ाई करो, ठीक, लड़ाई करो या लड़ो, और तीसरा आप जब वहाँ से भागो, या फ्लाइट में मतलब उड़ो या भागो कहने का मतलब, तो भागना जब आदमी दौड़ता है बहुत तेज़ी से भागता है, जैसे आप पीछे कुत्ता पड़ गया तो अब एकदम फ्लाइट हो जाए ना, तेज़ी से दौड़ते हैं फ्लाइट की तरह, उड़ जाते हैं एकदम तेज़ी से। हाँ सर, उस समय बड़ा बड़ा दीवार भी यार उसको फान जाते हैं, क्योंकि उस समय आपके शरीर में ये एड्रिनल ग्रंथि जो है यही अपना रस छोड़ता है, जिस वजह से आपको उस समय इतना ताकत महसूस होता है। जब आपको डर लगता है तो उस समय शरीर में यही एड्रिनल ग्रंथि आपको हार्मोन छोड़ता है, तो आपको डर महसूस होता है। जब किसी से लड़ाई करते हैं तब यही आपको सामने से लड़ने के लिए ताकत देता है। और जब किसी से लड़ के झगड़ के भाग रहे हैं, या नॉर्मल भी ऐसे ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जब किसी कुत्ता पड़ गया तो दौड़ रहे हैं, ऐसा कोई भी कंडीशन जब आप भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से, तब भी आपका एड्रिनल ग्रंथि आपको ताकत देता है। या अर्थात कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन, इस कुत्ता पीछे पड़ गया, जंगल में शेर आपको दौड़ा दिया, या कोई भी ऐसा, कोई भी आपातकालीन स्थिति में आप देखें आप शरीर में अचानक से बहुत ताकत महसूस हो रहा है, आपको बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, कूद जा रहे हैं, वो सब आपके एड्रिनल ग्रंथि की वजह से होता है। डू और डाई, जब ऐसा सिचुएशन आ गया कि या तो लड़ोगे या मरोगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपका एड्रिनल ग्रंथि आपको ताकत देता है। हाँ सर। फिर आपका शुगर मेटाबॉलिज्म, ये इसी सब से निकला है। देखिए आपको क्या है कि भाई ये सब लड़ने झगड़ने के लिए, बहुत तेज़ी से दौड़ने बढ़ने के लिए शुगर बने, एनर्जी किससे मिलता है सर? ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या है सर? एक तरीके का आपको सर शुगर में ग्लूकोज होता है, आप ये समझिए। तो हाँ सर, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ग्लूकोज से मिलता है, इसलिए शुगर का मेटाबॉलिज्म है, शुगर का उपापचय करता है ये, मतलब शुगर को पचा के एनर्जी देता है, आप ये समझिए। ठीक है सर। सॉल्ट रिटेंशन सर,
बहुत तेज़ी से लड़ते हैं तो आपको अलग अलग सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, लवण की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो उसका होल्ड करके रखना, आपको सही को देना, उस समय सप्लाई करना। जैसे आपका मान लीजिए सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, आप नमक खाते हैं तो सोडियम अगर नमक जो है अगर बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको बीपी बहुत हाई हो जाएगा, और इस समय हाई बीपी की ज़रूरत पड़ता है। जब आप किसी लड़ रहे हैं तो आपको हाई बीपी की ज़रूरत पड़ता है कि ताकि ब्लड तेज़ी से पंप हो, है ना। और जब आप नॉर्मल है तो आपको लो बीपी की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है सर। सेक्स हार्मोन जब आप सेक्स करते हैं तब भी आपको बॉडी क्रिया में आती है, तब भी आपका दिल का धड़कन बढ़ जाता है, तो बीपी बढ़ जाती है, तो इसलिए उस समय भी इसका उसी जोड़ करके है। और सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि शुगर का पाचन करेगा तो आपको एनर्जी देगा, उसी एनर्जी से आप लड़ाई करोगे, भागोगे, आपातकालीन सिचुएशन से निपटोगे, लड़ोगे या मरोगे। हाँ सर, तो इसलिए ये 4S वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक। तो ये सारा जिस नाम से इसको बोलता है याद रखेंगे, ये सारी जिस ग्रंथि का जिक्र कर रहा है वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, ये आपका अधिवृक्क। अधिवृक्क का क्यों? क्योंकि आपके वृक्क का क्या किडनी के ऊपर होता है, इसलिए अधिवृक्क ग्रंथि। क्लियर हो गया? हाँ सर, ये भी हमको क्लियर हो गया सर। तो देख रहे हैं इसको कितने सारे क्वेश्चन से बना के पूछ सकता है आपसे, इसी से और कुछ भी निकाल करके आपसे पूछ सकता है। जैसे मैं सिचुएशन आपको बना के दिया वो भी आप कहते हैं, आप शरीर में हर एक चीज़, आप किसी से प्यार महसूस कर रहे हैं तो आप किसी से डर महसूस कर रहे हैं, तो आप किसी से लड़ रहे हैं तो आप दौड़ भाग रहे हैं, तो सब चीज़ हमारे बॉडी में हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है। मतलब बहुत बड़ा चीज़ है हार्मोन्स, है ना। सेक्स कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं आप, तब उस समय भी आपको कोई पसंद आ रहा है, कैसे आप अट्रैक्ट होते हो, सब चीज़ हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। चलिए भैया नेक्स्ट ले लेते हैं। पूछे, ग्लैंड ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो उम्र के साथ घटती जाती है या विलुप्त हो जाती है एक समय के बाद? तो आपको बताया था मैं सर, वो थाइमस है सर, हमारा छाती वाला, तो वही है, उसी का बात हो रहा है कि ग्लैंड विच श्रिंक्स विथ एज, ग्लैंड विच श्रिंक्स विथ एज, ग्लैंड्स विच श्रिंक्स विथ एज, उम्र के साथ आकार में, उम्र के साथ आकार में, आकार में घटने वाली ग्रंथि, घटने वाली ग्रंथि। ऐसी बार पूछ सकता है जिसका आकार बच्चों में बड़ा होगा, क्योंकि भाई बच्चे में जवान है तो इसमें बड़ा होगा, फिर जैसे तो उम्र बढ़ेगा तो बूढ़ों में विलुप्त हो जाएगी, तो ऐसा भी दे सकता है इसको जमा के, ठीक। हाँ सर। तो वह कौन सी ग्रंथि है जो बच्चों में ज़्यादा डेवलप होती है और बुजुर्गों में विलुप्त हो जाती है या धीरे धीरे गायब हो जाती है? तो आप कह रहे हैं वो भी है सर, आपका थाइमस है, थाइमस है, थाइमस है। तो चलिए लिखिए सर, आपका वो है सर आपका थाइमस। जो आपके स्टर्नम बोन, चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी, स्टर्नम हड्डी के पीछे छाती वाले हिस्से में, वक्षीय गुहा में, थोरेसिक गुहा में पाया जाता है, ठीक। हाँ सर। चलिए आइए, चलिए कुछ और क्वेश्चन लिखवा दूं ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो लिख लेते हैं जल्दी से। ताप नियंत्रक ग्रंथि, ताप नियंत्रक जो आपके बॉडी का तापमान नियंत्रण करती है, तो ताप नियंत्रक ग्रंथि, ठीक। ये आपका थर्मोरेगुलेटरी ग्लैंड, रेगुलेटरी ग्लैंड कौन सा है? तो है आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है दोस्तों। हाँ सर, फिर लिखिए
मानव का तीसरा नेत्र कहलाने वाली, मानव का ये क्यों कहलाती है आपको बताऊंगा मैं। मानव का, पहले लिख लीजिए बस, मानव का तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव तीसरा नेत्र कहलाने वाली ग्रंथि। सब आपको पता चलेगा क्यों बोला जा रहा है, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, सबके बारे में बताऊंगा क्यों ऐसा बोला जाता है। तो ग्लैंड known as the third eye of human is known as pineal gland, क्योंकि पिनियल ग्लैंड से आपका मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जो कि आपको अंधेरे में निकलता है, और अंधेरे में निकलता है तो वही आपको सुलाने का काम करता है। अच्छा, भी तभी आपको नींद आता है, इसलिए बोलते हैं कि रात में ही नॉर्मल अच्छा सा नींद आता है। ठीक, तो रात में आपको सुला रहा है और वही सुबह आपको जगा रहा है, इसलिए वो तीसरा नेत्र हो गया आपका। ठीक, तो पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि, तो मेलाटोनिन हार्मोन इससे निकलता है। पता चल गया क्यों कहते हैं, क्योंकि सर यही हमको सुलाने का काम करता है, इससे ही पिनियल ग्लैंड को ही आपका, क्योंकि आपको सुलाने का काम कर रहा है, जगाने का काम कर रहा है, इसलिए याद रखेंगे। क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होगा इसका मात्रा, इसका सिक्रेशन, इसका स्राव बढ़ जाता है तो आपको नींद आने लगता है। फिर जैसे उजाला होता है, रोशनी होता है, इसका सिक्रेशन कम हो जाता है तो आदमी जग जाता है। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, शरीर की, ह्यूमन शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाने वाली ग्रंथि, या ग्लैंड which is known as the biological clock of the body is known as pineal gland आपका, या पिनियल ग्रंथि। ठीक, हाँ सर, क्योंकि ही आपका मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ता है। तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है तो कौन सा हार्मोन है जो उसका श्रावण बढ़ जाता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन है, उसका निर्माण इसी पिनियल ग्लैंड से होता है। और जितना ज़्यादा आपके मेलाटोनिन हार्मोन आएगा, आप उतनी ही सुकून की नींद एकदम अच्छे से सो पाएंगे। और जैसे जैसे रोशनी होगा, मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी और आप लोगों का नींद खुल जाएगा। जैसे जैसे रोशनी होगी, वो मेलाटोनिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। इसीलिए द हार्मोन ऑफ डार्कनेस किसे कहते हैं, अगर पूछ ले, हार्मोन ऑफ डार्कनेस, ठीक, या अंधेरे का हार्मोन किसे कहते हैं, तो है आपका मेलाटोनिन हार्मोन। और ये कहाँ से निकलती है, तो है आपका मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक, अंधेरे का हार्मोन या गहराई का हार्मोन या गुफे का हार्मोन, ऐसे कुछ भी घुमा पूछ सकता है, जहाँ डार्कनेस हो, अंधेरा हो, उस टाइप का। ठीक, तो चलिए, ये कहाँ से निकलती है, मेलाटोनिन हार्मोन जो निकलती है, ये आपकी निकलती है पिनियल ग्लैंड से, पिनियल ग्रंथि से, जो कि आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी थायराइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहली बात तो एक्सोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है, ये पता चला होगा। दोनों में क्या क्या विशेषता, किसमें डक्ट होता है, किसमें डक्ट नहीं होता है। और सीधे अपना स्राव रक्त में डालती है, तो एंडोक्राइन सीधे अपना स्राव रक्त में डालती है, क्योंकि उसके पास कोई नलिका नहीं होती है। कौन अंग पे डालती है, सरफेस पे डालती है, तो आपका एक्सोक्राइन हो गया। ठीक है, हाँ सर। तो इस तरीके से आप दोनों का अंतर समझ गए, दोनों क्रिया विधि समझ गए। कौन कौन सा अंग आपका, तो सर में हाइपोथैलेमस, आपका पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या पिनियल ग्लैंड सर में, गले में आपका सर थायराइड, पैराथायराइड, छाती में थाइमस, किडनी के ऊपर सर आपका
एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि, सर आपका टेस्टिस और आपका ओवरी, है ना, ये सब आपके क्या है सर, ये सब हमारे अंतर एंडोक्राइन सिस्टम अंग है या एंडोक्राइन ऑर्गन है, ये अंतःस्रावी अंग है। ठीक, तो चलिए आप लोगों को जानकारी हो गया। इसके बाद हम सभी जो अंग आपको दिखाया हूँ उस सब के बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा, फिर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया हो सुनने में, समझने में। यहाँ सर कि ये सब हार्मोन का इतना सारा काम है, हमको सुलाने का काम, जगाने का काम, हर एक चीज़ कर रहा है। हम लड़ रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो कौन सा हार्मोन कौन सा काम कर रहा है, तो सब आपको पता चलेगा, सब आपको पता चल गया है। तो चलिए यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। और आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद रखता हूँ, सब नए नए चीज़ सीखने में अपने शरीर के बारे में। तो चलिए आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।